कमलेश वर्मा की अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक आई थी, नागार्जुन की काव्य भाषा। नागार्जुन की काव्य भाषा पर कुछ लिखते हुए मैंने इन्हें तपस्वी आलोचक के रूप में याद किया है और लिखा था कि हमारे समय में ये एक तपस्वी समालोचक है। लेकिन आज इस महाविद्यालय में आकर मुझे यह भी लग गया कि यह एक मनस्वी आयोजन है। इतना सुचिंतित, इतनी मनस्विता से इन्होंने यह आयोजन किया। इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से हमें जोड़ा, नई पीढ़ी तक हमें पहुंचाया। और इतना ही नहीं, ये पूरा विधान कुछ ऐसा किया कि इस समय जब हम आपसे रूबरू हैं, बात कर रहे हैं, तो दुनिया में हर कोने पर आपकी आवाज़, आपकी उपस्थिति सुनाई दे रही है और दिखाई पड़ रही है। ये बड़ी बात है। यानी पूरा पूरा आपका जो कार्यक्रम है ये लगातार लाइव चल रहा है। तो आप सोचिए कि सेवा पूरी में इसमें सामान्यतः ये होता है, कोई ठीक है, छोटी जगह है, वहाँ कैसे चीज़ें व्यवस्थित होंगी, कैसे कार्यक्रम होंगे। तो कमलेश वर्मा जैसे गुरु से आप छात्राओं को यह सीखना चाहिए कि इस जमाने में जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, और टेक्नोलॉजी छोड़िए अब तो AI तक पहुँच गई है कि दूरदर्शन पर न्यूज़ चैनल खोलिए और एक खूबसूरत महिला न्यूज़ वाँचते हुए दिखाई देती है। ये लगता है कि अभी तक तो ये दिखी नहीं, कौन सी आ रही है। पता चलता है कि लिखा छोटे में AI लिखा रहता है और इतना खूबसूरत मॉडल। और अब तो पहले तो आँख और हाथ कुछ नहीं चलता था, अब तो आँखें भी चल रही हैं और हाथ भी चल रहे हैं। लगता है कि कोई जीवंत तस्वीर है, जीवंत कोई महिला है जो समाचार पढ़ रही है। तो कहने का आशय ये है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब कोई जगह छोटी नहीं रह गई। विश्वविद्यालय छोड़िए, आप चबूतरे पर बैठ जाइए, आप पुलिया पर बैठ जाइए, पूरी दुनिया आपको सुनेगी। बाकी छोड़िए, इस जमाने में इस सेवापुरी के इस महाविद्यालय परिसर में आपने जिस तरह का आयोजन किया और जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोधन छात्रों को इस महाविद्यालय में शोधन छात्रों से संवाद का अवसर उपलब्ध करवाया है, इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। प्राचार्य सुधा के शिक्षा के मंदिर का, शिक्षा के परिसर का यही उद्देश्य है कि हर पीढ़ी अपनी दूसरी पीढ़ी से संवाद करे। वरिष्ठ पीढ़ी अपने कनिष्ठ पीढ़ी के बारे में जाने और कनिष्ठ पीढ़ी अपने वरिष्ठ पीढ़ी के बारे में जाने। और यही असल में साहित्य की सामाजिकता है। साहित्य की सामाजिकता का अब तक जितना भी यहाँ पर व्याख्यान हुआ, आप यह बात को समझ चुके होंगे कि साहित्य केवल लिखने की चीज नहीं है, साहित्य संप्रेषित करने की भी चीज है। यानी साहित्य संप्रेषण का माध्यम है और संवाद का माध्यम है। और साहित्य में आत्मसंवाद के साथ साथ समाज संवाद भी होता है। और आपने देखा होगा कि यह पूरा के पूरा में 2 घंटे से जो ये संगोष्ठी चल रही है, इसमें जिस तरह का संवाद हुआ, जिस तरह से हम नई पीढ़ी से हमारे शिक्षक साहब, हमारे लेखकों ने अपनी बात रखी, यही है साहित्य की सामाजिकता, जिसका मुख्य विषय है। तो ये जो साहित्य की सामाजिकता पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विन्हा जी ने बिल्कुल सही कहा कि यह बहुत ही विराट और विपुल विषय है। इस पर संक्षेप में भी बोला जा सकता है और घंटों इस पर बोला जा सकता है। उसकी वजह है कि ऐसे नहीं कि उन्हें कपोल करके है। वजह यह है कि साहित्य की सामाजिकता में पूरा दर्शन, समाज विज्ञान और खुद विज्ञान से मैं संक्षेप में आगे बात करूंगा कि विज्ञान के प्रतिरोध में
में सामाजिकता का उदय होता है और पूरी बहस इस दिशा में चलती है एक दौर में कि साइंटिज्म यानी विज्ञानवाद क्या साहित्य के लिए जरूरी है, क्या विज्ञानवाद से साहित्य का भला हो सकता है। तो उस पर से सामाजिकता की बातें आई। अभी तक आपने देखा कि 11 वक्तव्य हमारे बीच में और 2 हमारे विद्वान साथियों के वक्तव्य थे जिसे आप लाभान्वित थे। 11 शोधार्थियों के जो वक्तव्य थे उसमें आपने देखा कि प्रेमचंद मौजूद थे, रानी राघव मौजूद थे, राही मासूम मौजूद थे और यहाँ से लेकर के पूरा गीत संगीत और लोक साहित्य भी मौजूद था। इन सब में ये जो समान बात थी कि साहित्य समाज से गहरे में न्यस्त है, यानी समाज को छोड़ करके साहित्य का चिंतन और साहित्य का स्वाभाविक विकास संभव नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हर समय का साहित्य उस समय के समाज की बौद्धिक सजगता का परिणाम होता है। हर समाज की जो बौद्धिक सजगता होती है उसका परिणाम हुआ करता है साहित्य, और यह परिणाम हर समाज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता रहता है, आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहता है। और इसी नाते सामाजिक बदलाव के साथ, सामाजिक परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। ये जो साहित्य की परिवर्तनशीलता है इसका बुनियादी संबंध सामाजिक स्वभाव के परिवर्तन से है। इसलिए शुरू में ही मैं बता दूं कि साहित्य और समाज का रिश्ता तो तब से है जब से यह समाज मौजूद है और उस समाज में शब्द के आलोक पुंज के रूप में हमारी गतिविधियां यहाँ पर मौजूद है। अब एक बात और आप शुरू में मेरे छात्रों के एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जैसे जैसे व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति होता है, हम सब एक व्यक्ति के रूप में बैठे हुए हैं। व्यक्ति के 2 पक्ष होते हैं, एक तो उसका चरित्र होता है और दूसरा उसका व्यक्तित्व होता है। जरूरी नहीं कि आप जान लीजिए कि जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो उसके पास अच्छा व्यक्तित्व हो, ये एकदम जरूरी है। वो बहुत सीधा साधा और बहुत ही नैतिक और बहुत ही सत्य भी हो सकता है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं कि उसका कोई अपना व्यक्तित्व भी हो, यानी वह नैतिक होते हुए भी, आदर्शवादी होते हुए भी लिजा हो सकता है, स्लिपरी हो सकता है। तो कैसे उसका हम लोग कहते भाई फला का जो व्यक्तित्व है बड़ा शानदार है। तो जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व को परिभाषित करते समय जब शानदार व्यक्तित्व जैसे करते हैं उसी समय उसके व्यक्तित्व और आचरण में सामाजिकता प्रविष्ट कर जाती है, क्योंकि व्यक्तित्व को बड़ा होने के लिए व्यक्ति को समाज से अंतरक्रिया करना ही होगा, क्योंकि यह जो समाज होता है यही चरित्र को उत्तम व्यक्तित्व, उत्तम छवि देता है, एक बड़ा व्यक्तित्व बनाता है। क्यों? क्योंकि चरित्र का सामाजिक कर्म ही व्यक्तित्व में रूपांतरित होता जाता है। तो जो चरित्र का सामाजिक कर्म है वो व्यक्तित्व में रूपांतरित होता जाता है। वैसे ही साहित्य का भी एक व्यक्तित्व होता है, उसका चरित्र आंतरिक हो सकता है, वो कलावादी है, दर्शनवादी, अनुष्ठानवादी, व्यंजनवादी, जो वादी कहेंगे, लेकिन उसको जो व्यक्तित्व मिलता है तो व्यक्तित्व तो मिलता है समाज से जुड़ने में ही, उसकी सामाजिकता में ही हर साहित्य को व्यक्तित्व मिलता है और टिकाऊपन मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी साहित्य केवल शब्दों में लिखी हुई टेक्स्ट का आधार नहीं होता, वह साहित्य आक्रामक नहीं होता, वह साहित्य सदर्मक होता है। और अच्छा से अच्छा साहित्य हमेशा कर्म की उज्ज्वल कर्म की प्रेरणा देता है। तो जब उज्ज्वल कर्म की प्रेरणा देगा तो जिस समय यह भाव उसके भीतर आएगा उसी समय वह सामाजिक हो जाएगा और उसमें समाज का तेजी से प्रवेश होगा। इस रूप में अगर आप देखिए तो साहित्य का इतिहास उसके सामाजिक होने का इतिहास,
और जैसे जैसे सामाजिकता समाज में जैसे जैसे विशेषताएं उसकी विस्तृत होती गई, यानी विशेषताएं भी समताएं विकसित होती गई तो विषमताएं विकसित हो गई। और साहित्य ने उन विषम सामाजिक स्थितियों में भी अपने को रचना बना करके समाज की मुक्ति की, समाज में रहने वाले नागरिकों की मुक्ति की न केवल अवधारणा विकसित की, बल्कि उसने समाज में आलोक स्तंभ का भी कार्य किया। उसने समाज के पथ को आलोकित किया। ये जो साहित्य और समाज का जो रिश्ता है वह इस रूप में बहुत ही मूल्यवान है। अब चूंकि यहाँ एमए के विद्यार्थी हैं, इससे बात को पहुंचाने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बच्चे भी एमए में नहीं। और यह केवल एक तो संकेत करूंगा मैं और कोशिश करूंगा कि आप तक ये बात पहुंच जाए। जिस शास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी आलोचना की पृष्ठभूमि है, संस्कृत साहित्य, संस्कृत का काव्य शास्त्र या संस्कृत साहित्य कह सकते हैं, जो देश उसमें सबसे पहले ये जो क्षेमेंद्र आचार्य के 10वीं शताब्दी में उन्होंने औचित्य सिद्धांत की निर्मित की। और औचित्य सिद्धांत जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि साहित्य और समाज का जो स्पेसिफिक रिश्ता था, जो सोशल साइंस की दुनिया से और साहित्य की दुनिया के परस्पर अंतर क्रिया से निर्मित होता है, वो तो होता है 60 के दशक में, यानी 20वीं सदी का जो छठा दशक था उसमें पूरी तरह से बहस होती है। लेकिन उसके 1000 साल पहले साहित्य की सामाजिकता क्या संदर्भ हो सकता है, चुपचाप हमारे मनीषी और चिंतकों ने उस बात को हमें बता दिया था। उचितम प्राहुराचार्यम सदृशम किल्यस्य उचितस्य यो भावः तदौचित्यम प्रत्यक्षते। सीधा अर्थ है उचित का भाव ही औचित्य है। यह औचित्य कुछ और नहीं है, सामाजिकता ही है। क्योंकि हर समय का साहित्य अपने युगानुरूप औचित्य की विवेचना करता है और उस समाज की सामाजिकता को से अनुप्राणित होता है या फिर उसके लिए प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो इसी नाते देखिए कि हमारे देश में भी, हमारे शास्त्र में भी, हमारी परंपरा में भी शब्दों को आलोक स्तंभ कहा गया है। अब जैसे कहते हैं कि एक हमारे विद्वानों में बहुत पहले बातें कही गई हैं कि मंधर तमह कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योतिम संसार न देखते। कभी जो संसार में जो सब कुछ हम लोग बैठे हुए हैं, ये शब्द रूपी ज्योति से ही प्रकाशित है। अगर शब्द न होते तो यह समाज अंधकार के महासागर में कब के लीन हो गया होता। इसका क्या मतलब है कि शब्द की निष्ठा, शब्द की सत्ता ही उसकी सामाजिक होने में, सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा और मुझे मुझ का नाम देने वाला शब्द है। और यही शब्द है, जब एक शब्द दूसरे से संवाद करता है तो शब्दों और शब्दों के बीच के संवाद का जो स्तर होता है वो बुनियादी तौर पर सामाजिक होता है और सांस्कृतिक होता है। जैसे ही शब्द आप उच्चारित करेंगे, उच्चारण करेंगे, वो सामाजिक हो जाएगा, वो सामाजिक संपत्ति हो जाएगी। और इस पर भी छठे दशक में साहित्य की सामाजिकता को लेकर के, साहित्य और समाज को लेकर के बड़ी बहस थी। और वो एक शास्त्रीय बहस है जिसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह जो हम लोग बार बार जो शब्द और उसकी ज्योति की बातें करते हैं, तो शब्द बुनियादी तौर पर चूंकि सामाजिक हैं, इस नाते साहित्य और समाज का रिश्ता तो है ही। अब इसमें क्या होता है कि साहित्य में दो तरह की बहसें हुई हैं। पहले नहीं होती थी, लेकिन आधुनिकता के साथ जब ज्ञान विज्ञान हमारा बहुत मजबूत हुआ, तो देखिए साहित्य और समाज के बीच रिश्ते हैं। साहित्य की सामाजिकता अनिवार्य है, यह कोई बहस का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि यह तो मानते ही लोग हैं कि होगा या बगैर समाज के साहित्य का रिश्ता परिपक्व हो ही, अच्छा साहित्य लिखा ही नहीं सकता।
बहस किस बात पर होती है कि उसका स्तर क्या है, और सारी बहस इसी मुद्दे पर 20वीं सदी में चलाई गई कि आखिरकार साहित्य को स्वायत्त माना जाए या साहित्य को सामाजिक माना जाए। यहाँ से बहस होती है कि साहित्य कलात्मक है, यानी कलात्मक स्वायत्तता के दायरे में समझा जाए, या वह एक तरह का कलात्मक सामाजिकता के दायरे में समझा जाए जिसमें कि सामाजिकता का अंश ज्यादा है। अब इस पर आप देखें जब इस तरह की बातें हुई तो यहीं पर आप देखेंगे कि दो धाराएं आधुनिकता के साल 1950 के बाद दो धाराएं हुई। ये जो धाराएं छठे दशक में 60 के आसपास जब बहस होनी शुरू हुई, और जिसमें कि पश्चिम में ल्यूसियन गोल्डमान और एडमंड विलियम्स, वो दो बड़े विद्वानों ने इस पर जबरदस्त बहस की, इसकी थियरी किया, लेकिन हिंदी में इसका जो सबसे बड़ा श्रेय लाने का रहा वो आलोचक महेंद्र पांडे, जो कमलेश वर्मा के गुरु और नामक से। और इन लोगों ने न केवल इस पर बहस कराई साहित्य की सामाजिकता या साहित्य के समाजशास्त्र पर, बल्कि जेएनयू के पाठ्यक्रम में भी रखा, और वहां से हिंदी में इसका नए तरीके से प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने इस पर बहस करना शुरू की। तो जिस विषय पर विद्यार्थी अपनी बातें कर रहे थे, महेंद्र पांडे की किताब का नाम है आलोचना की सामाजिकता। वो बड़ी मोटी किताब है और उस पर मुझे अलग से चर्चा नहीं है, बस केवल उस पवित्र आत्मा को, उस महान आलोचक को मैं इस मंच से, और जहाँ कमलेश वर्मा पदस्थ है यहाँ से उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बड़ा काम होता रहा है। लेकिन जिस आलोचना की सामाजिकता की वो बात करते हैं, हम लोग जो साहित्य की सामाजिकता बात कर रहे हैं, उसमें दो बिंदु प्रमुख हैं, और वो दो बिंदु को अगर हमारे छात्र और छात्राएं समझ लें तो बाकी तो डेवलपमेंट विकास अपना कर लेंगे। एक तो कहते हैं कि आलोचना के सामाजिकता में बुनियादी बात यह होनी चाहिए कि आलोचनात्मक विवेक है, वो आलोचना जो आप आलोचना लिख रहे हैं वो अपने पाठकों में कितना बड़ा आलोचनात्मक विवेक पैदा कर रहे हैं, यानी चयन का कितना विवेक पैदा कर रहे हैं, और दूसरा है कैसा इतिहास बोध निर्मित कर रही है। तो ये जो विवेक और इतिहास बोध, यानी तार्किकता और इतिहास बोध, दो जब आपके भीतर विकसित हो जाएगा तो टेक्स्ट को आप अपनी युगानुरूप उसका पाठ करेंगे, और पाठ करने की ऐसी भी स्थिति आएगी कि परंपरा में जो अलक्षित रह गया लेखक वह लक्षित हो जाए, और जो लक्षित रहा वो अलक्षित हो जाए। और यही हुआ तुलसीदास, कबीर, जायसी वगैरह के साथ जो साहित्य की बातें रही। तो कहने का आशय ये है कि साहित्य की सामाजिकता में जो दो बुनियादी तत्व आए वो इस रूप में आए हमारे पास, और इसको भी हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही, उन्होंने उनकी किताब है छठवां दशक। तो छठवां दशक में इस बात को स्वायत्तता, साहित्य की स्वायत्तता बनाम सामाजिकता पर जबरदस्त लेखन है, और उस लेखन करने के पीछे जो बुनियादी बात रही वो ये रही कि साहित्य तो समूह में उत्पादित नहीं होता, साहित्य समूह में उत्पादित नहीं होता। तो साहित्य का जो उत्पादन होता है वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति संदर्भों में होता है, लेकिन उसका जो उपभोग होता है वह सामाजिक होता है। इस बात को बहुत बारीकी से विजय देव शाही ने बहस में ला दिया, और उस बहस में ला करके इस बात को बताया कि साहित्य की सामाजिकता का जो उपभोग पक्ष है, जो सामाजिक पक्ष है, वो चाहे जितना सामाजिक हो और जितना समूह हो, लेकिन उसमें लेखक की स्वाभाविकता और लेखक की जो आवाज होती है वो बुनियादी तौर पर शामिल होती है। तो ये जो बहस के मुद्दे रहते हैं कि लेखक की आवाज, कहा कि सामाजिकता के भाव के बावजूद लेखक का जो अपना अंतर्मन है, क्योंकि लेखक चूंकि उसका उत्पादक है, और लेखक जब उत्पादक होता है तो वह सब कुछ अकेले में करता, समूह में नहीं करता है, लेकिन उपभोग समाज करता है। ये जो बातें हुई, और इस चीज को अगर आप देखेंगे तो ये जो साहित्य की स्वायत्तता और सामाजिकता को लेकर के ये भारत में, यानी जो भारतीय चिंतन परंपरा में बहसें हुई,
जो समाज विज्ञान के दुनिया में, भारत में मानी गई शास्त्र की दुनिया में ये बातें हैं। इस पर जो है पश्चिम में बहुत व्यवस्थित बहस हुई और उसकी लंबी डिबेट है, लेकिन उसमें एक दूसरे गोल्डमैन थे, उन्होंने बड़ी स्थापना दी कि साहित्य प्रकृत्या सामाजिक होता है और जब साहित्य प्रकृत्या सामाजिक होता है तो उससे यह बात निकली कि साहित्य की सामाजिकता पर हमको और भी सुव्यवस्थित तरीके से विचार करना चाहिए। और फिर उन्होंने बहुत स्पेसिफिक विषय है कि फॉर्म ऑफ द कंटेंट, यानी कहते हैं कि जो अंतर्वस्तु के स्वरूप पर भी बहस होनी चाहिए और उस अंतर्वस्तु के स्वरूप की बातें करते हैं। वे एक तरह का यह बताना चाहते हैं कि वह जो अंतर्वस्तु है वह किस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि 20वीं सदी में जो साहित्य आ रहा है उसको कोई भी साहित्य उस बहस में किस समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद वो उस पर बहुत सारी बहस होती है और उनका हिडन गार्ड जो किताब आई थी 1956 में, उस पर बहुत सारी बहस हुई। उस बहस के ऊपर जाने का यहाँ पर मेरे पास समय नहीं है और एक अवसर भी नहीं है, लेकिन मैं आपको विदेशी रचनाकारों में जो बहसें हुई, जो एकेडमिक डिबेट्स हैं, उन पर एक क्रम है। आपको केवल दो रचनाकार, उसमें मुख्यतः एक रचनाकार वो प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद तो आप सबने पढ़ा है और प्रेमचंद से साहित्य की सामाजिकता को समझने में, समझाने में सबसे अधिक सुविधा होती है, क्योंकि प्रेमचंद के कहानी है, उपन्यास हैं, आप सब लोग उससे परिचित हैं। तो और दूसरा ये है कि महादेवी वर्मा भी पाठ्यक्रम में आप लोग पढ़ते होंगे, हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं और आपके शिक्षक पढ़ाते ही। महादेवी वर्मा की पीजी में संभवतः दीप शिखा का कोई छात्र है जो दीप शिखा का नाम सुने, महादेवी वर्मा का, तो दीप शिखा महादेवी वर्मा की दीप शिखा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। और वो महादेवी वर्मा बहुत छायावादी श्रेष्ठ कवित्री रही है। महादेवी वर्मा के 3 छात्रों ने नाम सुना है, एम अच्छा चलो ठीक, बहुत सारे छात्रों ने नाम सुना है। उनका एक संग्रह है दीप शिखा। उसका पहला ही वाक्य है कि सत्य साहित्य का लक्ष्य है और सौंदर्य उसका साधन। अब इसमें देखो समाज के साहित्य से कैसे रिश्ता जोड़ती है कि सत्य साहित्य का लक्ष्य है, यानी साहित्य का जो लक्ष्य है वो सत्य की प्राप्ति है और सौंदर्य जितने हैं, जो कलात्मक साधन है, वो पहुंचने के उसके मार्ग है, सौंदर्य उसका साधन है। इस सत्य के लक्ष्य की बात नहीं कर रही है। वह सत्य क्या केवल आत्मसत्य है या सामाजिक सत्य है? दोनों है, क्योंकि महादेवी वर्मा का पूरा लेखन स्त्री स्वाधीनता को लेकर के लिखा गया लेखन है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां से लेके उनके जो गीत हैं, उन्होंने स्त्री की जो आंतरिक पीड़ा थी उसको सामाजिक रूप से प्रस्तुत किया है। तो वह जो सामाजिकता उनके गीतों में मौजूद है, यानी पीड़ा उन्होंने अपनी भाषा में व्यक्त की है, लेकिन प्रतिध्वनि पूरे समाज की स्त्रियों की है। यही काम उसी छायावाद के समय में थोड़ा पहले प्रेमचंद कर रहे थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। उनका एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही शानदार निबंध उनका है साहित्य का उद्देश्य। और साहित्य के उद्देश्य में वो प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से कुछ स्थापनाएं दी। मैं एक दो स्थापनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ ताकि यहाँ के बच्चे उससे परिचित। उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है, और अब सोचो ये लिखते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है और उसके आगे जो प्रतिफल है यह जीवन सामाजिक है। तो एक तरह से ये कहो कि साहित्य सामाजिक जीवन की आलोचना है। तो साहित्य और समाज को इस रूप में अगर आप देखिए तो साहित्य जो सामाजिक जीवन की आलोचना है, साहित्य ऐसा प्रेमचंद क्यों लिख रहे हैं? साहित्य का उद्देश्य उन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो अध्यक्षीय उद्बोधन किया था, लाखों में जो हुआ था, जिसकी सदारत किया था, वो बहुत ही पढ़ने लायक ग्रंथ है और साहित्य के हर विद्यार्थी को
उसे पढ़ना चाहिए। जो ऑनलाइन उपलब्ध है, कहीं भी आप गूगल करिए साहित्य का उद्देश्य, कोई भी ऑनलाइन साइट पर जाइए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें उसके एक एक शब्दों में उन्होंने साहित्य और समाज के रिश्तों को बताया है, जो सामान्यतः इस फ्रेम में, इस गोष्ठी के फ्रेम में आपको नहीं मिलेगा। आपको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य समाज की न्याय बुद्धि और सौंदर्य बुद्धि को जगाना है। अब समाज की न्याय बुद्धि और सौंदर्य बुद्धि को जगाने का क्या मतलब है? न्याय बुद्धि यानी अपने समाज का जो हास्य है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जो तिरस्कृत है उसको परिष्कृत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको सेंट्रल, उसको केंद्र में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि एक तरह का न्याय और सौंदर्य बुद्धि का मतलब होता है कि सौंदर्य की कसौटी बदल दीजिए, यानी सौंदर्य उन्होंने सन से जोड़ दिया है कि अब जैसे आजकल देखिए सुंदरता कसौटी जो प्रेमचंद कह रहे थे, अब सुंदरता केवल ऑर्नामेंटल ब्यूटी नहीं है। ऑर्नामेंटल ब्यूटी में सौंदर्य है ही, श्रमजनित सौंदर्य है। यानी आप इतने स्मार्ट हैं, आपका सौंदर्य यहाँ देखा कितना एक्टिव है, कितने कर्मरत है, कितना कुछ आप छू सकते हैं समाज में कितना निर्णायक हस्तक्षेप आप कर सकते हैं, यह एक मूल्यवान बात वहां पर दिखाई देती है। अब तो ये इस वजह से आप देखिए कि वो एक बात आती है पहले कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि पहले के समाज का जो नियंत्रक होता था, पूर्व के समाजों में 20वीं सदी के पहले का समाज, अब देखिए 20वीं सदी को व्याख्या कर रहे हैं और समाज और साहित्य को आपस में कितना नजदीक ला रहे हैं। वो कहते हैं कि 20वीं सदी के पहले का समाज था वो मजहब के द्वारा अनुशासित था, धर्म के द्वारा अनुशासित था, इसलिए वहां पर साहित्य में बहुत कुछ तो था, लेकिन साहित्य का बहुत खुल के बाहर आ नहीं पा रहा था। कहीं मजहबी एक तरह का आक्रोश के सामने मजहबी दबाव के समूह को झुका हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब का जो आधुनिक साहित्य आ रहा है यह पूरी की तरह से एक तरह के सौंदर्य, यानी आज का जो समाज है वह धर्म और मजहब के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अब वहां पर साहित्य के लिए स्पेस है कि साहित्य में यानी विचार में जो कुछ लिखा जा रहा है, शब्दों में जो कुछ आ रहा है उसका सीधा सीधा असर समाज पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसके लिए वो एक बात इस्तेमाल करते हैं कि साहित्य की अदालत अब समाज है। और देखिए साहित्य की अदालत अब समाज है, जहां पर एक लेखक न्याय के लिए अपना इस्तगासा पेश करता है। तो अब साहित्य की जो अदालत समाज है, अब इससे बड़ी साहित्य की सामाजिकता पर और कोई बात हो नहीं सकती। तो इस तरह से अगर आप देखें कि साहित्य के लिए समाज अब अदालत है, तो यानी आपके साहित्य का टेस्ट भी वैसे होगा कि उसमें सामाजिक प्रतिध्वनि और समय की पगध्वनि, सामाजिक प्रतिध्वनि और समयगत पगध्वनि उसमें कितनी मौजूद है। अगर इतनी मौजूद है तो साहित्य टिकेगा, अन्यथा तो वह गड़बड़ा जाएगा। यह बात आप आकर के इसी नाते देखिए कि हम अपने समय के समकालीन साहित्य की व्याख्या करते हुए अपनी परंपरा को भी याद करते हैं और परंपरा को याद करते हुए उसके युग के याद करते हुए यह भी देखते हैं कि उस साहित्य में हमारे 2024 के इन बच्चों के लिए वो साहित्य कितना मुश्किल, कितना कार्य है, इनको कैसे प्रेरणा देगा। क्या कबीर का चिंतन, तुलसीदास का चिंतन, रविदास का चिंतन, जायसी का चिंतन क्या आज हमारे काम का है? क्या भक्त साहित्य हमारे काम का है? चूंकि है इस कारण से भक्त साहित्य पर लगातार बहस हो रही है और भक्त साहित्य की लोकानुग्राही परंपरा पर ये समझ लो कि केवल साहित्य के विद्यार्थी या विद्वान बहस नहीं कर रहे हैं। समाज विज्ञान में जिस आधुनिकता की बात आई, पूरा समाज विज्ञान, इतिहास और दर्शन विज्ञान, ये सब के सब भक्ति काव्य पर अब नए सिरे से चिंतन कर रहे हैं और भक्ति काव्य का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। उसकी अग्रगामिता को लेकर के, उसके बहुभाषिकता को लेकर के वहां बातें हो रही है। और यही वजह है, आप देखिए कि हम
आज रामायण को अथवा रामचरितमानस को केवल उसके दर्शन के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें जाते हैं सामाजिक सत्य की खोज के। मुक्तिबोध को केवल वेदना के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि मुक्तिबोध के समय और मुक्तिबोध का समाज कैसे उनकी कविताओं में व्यक्त हो रहा है, ऐसे घूमे जैसे निराला प्रसाद की कामायनी को दर्शन के हवाले करके हम लोग खारिज कर देते हैं। लेकिन प्रसाद की कामायनी पढ़ने का मतलब ये है कि आप देखिए कि उस समय का जो छायावादी समाज है वह उसमें इस तरह से प्रतिध्वनित हो रहा है। अगर है तो साहित्य टिकेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इसके जो आपसी जो रिश्तों की बात है, भावों की सौंदर्य की बात है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर कहीं नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में जो मैं आपको बताना चाहता था ये कि ये तो विद्वानों के परस्पर चर्चाओं के बीच की बातें थी कि साहित्य की इसमें सामाजिकता है या नहीं है, या साहित्य और समाज का संबंध है क्या नहीं। लेखकों के लिए और चिंतकों के लिए और समाज के लिए कभी बहस का विषय नहीं रहा। वह तो है ही, वह तो होना ही चाहिए और वह होगा ही होगा। चाहे आप जितने कलावादी हो जाएं, चाहे जितने सौंदर्यवादी हो जाएं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें बनी हैं। इतना ही नहीं, जिस समय हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब एक नई थ्योरी आ गई है पोस्ट ट्रुथ की, उत्तर सत्यवाद की 2016 से, जो बहुत नई है, जिस पर कि पश्चिम में तो अब चर्चा भी बंद हो गई है, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में समाज विज्ञान में हमने उस पर बहस करें। उत्तर सत्यवाद क्या है? उत्तर सत्यवाद की दार्शनिक किस्म जैसी भी हो उस पर मुझे बहस नहीं करना, लेकिन इतना जरूर है कि वो उत्तर सत्यवाद वर्तमान की सामाजिकता को छोड़ करके अतीत की भव्यता पर बहुत बल देता है। इसको मैं फिर रिपीट करता हूं कि वर्तमान की सामाजिक अवस्थिति को छोड़ करके अतीत की भव्यता पर बल देता है। आपका जो कार्यक्रम है, जो आपके प्राचार्य महोदया के नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हो रहा है, संगोष्ठी संपन्न हो रही है, उसका उद्देश्य यही है कि उस पोस्ट ट्रुथ के सिद्धांत को खारिज करके सामाजिक सिद्धांत को पुनर्स्थापित करना और फिर बहस में लाना कि अतीत की भव्यता से कोई काम नहीं करेगा जब तक कि समाज की वर्तमान अर्थवत्ता पर हम बहस नहीं करेंगे कि समाज की आज जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों को साहित्य किस दिशा में किस तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस रूप में कह सकते हैं कि समाज साहित्य की भूमि है, समाज साहित्य की भूमि है और साहित्य समाज का आलोक स्तंभ है। तो जब साहित्य समाज का आलोक स्तंभ है तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा आलोक स्तंभ होगा जिसको देख करके आने वाली पीढ़ी न केवल जब समाज के आलोक स्तंभ के रूप में साहित्य काम करेगा जो युगों युगों तक करता रहा है, तो उसको हमें फिर उसको केंद्रीयता प्रदान करनी है कि साहित्य को समाज का आलोक स्तंभ बनना पड़ेगा। और जब बनेगा, जो कि है ही, तो उसमें आने वाली पीढ़ी न केवल अपने सामाजिक स्वरूप की पहचान करेगी, बल्कि अपने पूर्वजों के अक्ष को भी पहचानने की कोशिश करेगी कि हमारे पूर्वज इसके पहले जो लोग थे वो क्या कुछ हमारे लिए छोड़ गए, क्या कुछ वे लिख गए जो हमारे काम का है। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा इतना सुचिंतित व्यवस्थित भव्य मंच के दायरे में इतना कसी संगोष्ठी भाई कमलेश वर्मा द्वारा आयोजित की गई, इसमें पूरे परिवार का सहयोग रहा। और जैसा मैंने कहा, यह संगोष्ठी भी इस पीढ़ी के लिए और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए वह आलोक स्तंभ का काम करेगी, जिसमें मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति साहित्य का आस्वाद इन बच्चों को कुछ अधिक ही पके रूप में या कुछ अधिक ही पुष्ट रूप में प्राप्त होगा। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ी देर बैठ सकते हैं।